हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सबका क्या हालचाल है। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। मीन की सिंगापुर की मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले मैंने ई पास के ऊपर वीडियो बनाई थी भी, ई पास पे आप कैसे सिंगापुर पे जा सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है और उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे सेंड करने हैं और जॉब कैसे लेनी है, जॉब ढूंढने का तरीका क्या है और उसके लिए वीज़े कौन कौन से मिलते हैं। आई होप कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाके सर्च करोगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सिंगापुर के एस पास की। एस पास की इसलिए बात कर रहा हूं कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया जो ई पास है वो हाई क्वालिफिकेशन जो वर्कर है उनके लिए मिलता है, जैसे कि डॉक्टर, वकील या इंजीनियर जिन्होंने बीटेक एमटेक की है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन में जो सिविल इंजीनियर्स हैं या और भी अच्छे क्वालिफिकेशन वाले पीएचडी डिग्री जिन्होंने की है, उनके लिए ई पास वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देती है, जो कि बड़े ओहदे पर जाकर सिंगापुर की कंपनियों में वर्क करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा एस पास की। एस पास में आप लोग कौन सी क्वालिफिकेशन में जाकर सिंगापुर में काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर कौन कौन से वीज़े लगते हैं, आपकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि सिंगापुर में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर कितनी सैलरी हम लोगों को प्रोवाइड हो रही है। हम वीज़ा अप्लाई या वर्क अप्लाई करने से पहले पहले हम लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी मैं वीडियो में आप लोगों को एस पास के बारे में बताऊँगा, क्योंकि एस पास जो है एक मिडिल क्वालिफिकेशंस, जैसे कि मिडिल क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप 8 पढ़े हो 10 पढ़े हो, इसकी नहीं बोल रहा। आपकी क्वालिफिकेशन जैसे कि डिप्लोमा जिन्होंने किया, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, कारपेंटर या और डिप्लोमा जिन्होंने 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ और 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी है उनके लिए ये एस पास है। जो हाई क्वालिफिकेशन में ई पास पे नहीं जा सकते, तो उनकी गवर्नमेंट ने जो 3 तरह के वर्क परमिट खोले हैं, ई पास हाई क्वालिफिकेशन, एस पास मिडिल क्वालिफिकेशन और जो वर्क परमिट है जिनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती है। क्वालिफिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे या अनपढ़ हो। क्वालिफिकेशन मैं बात कर रहा हूँ वहाँ के डिप्लोमा डिग्री की बात कर रहा हूँ, जो आपने ट्रेड में, जिस ट्रेड में आपने डिप्लोमा डिग्री किया है। अभी बात करूँगा डिप्लोमा की, पहले मैंने ई पास पे बात की थी डिग्री की भी, हाई क्वालिफिकेशन। अभी मैं करूँगा मिडिल क्वालिफिकेशन की, जिन्होंने डिप्लोमा 1-2 साल का किया है, एक्सपीरियंस 1-2 साल का है, वो एस पास अप्लाई कर सकते हैं सिंगापुर में जाकर। वहाँ पर अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, बट कि ई पास से सैलरी थोड़ी सी उनकी कम होगी। तो उनकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो है $2500, क्योंकि इससे कम अगर कंपनी अप्लाई करेगी आपका ई एस पास, तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर वो आपको वीज़ा नहीं देगी। तो मिनिमम सैलरी उनको दिखानी पड़ेगी $2500, तब जाके आपका आगे अप्रूवल मिलती है वीज़ा पर। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि डिप्लोमा तक आप लोगों का चल जाएगा, मगर डिप्लोमा होना ज़रूरी है एस पास के लिए। और आपकी कम से कम जो एक्सपीरियंस है 2 साल तक का होना ज़रूरी होता है। इसके अबाव तो जितना मर्जी आप एक्सपीरियंस कर लो। तो दोस्तों, ये जो मिडिल स्किल टेक्नीशियंस हैं, जिस कंपनी में चाहिए वो कंपनी उनको एस पास प्रोवाइड करके देती है, तब आप जाके किसी कंपनी पर काम कर सकते हैं। जैसे कि एस पास पे आप सुपरवाइजर लग सकते हो किसी कंपनी में जाकर, और आप मिडिल जो आपकी ओहदा है उस पर आप वर्क कर सकते हो उस कंपनी में जाकर। तो अच्छा पैसा कमा सकते हो सिंगापुर में एस पास पे भी। ऐसा नहीं है कि आपको ई पास ही प्रोवाइड हो, मगर क्या है कि ई पास के लिए काफ़ी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। एस पास जो है कि हमारा जितने भी हमारे नौजवान हैं वो ITI या डिप्लोमा करते हैं, और डिप्लोमा करके वो अगर सिंगापुर में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये पास उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सैलरी मैंने आप लोगों को बता दी 2500 सैलरी तक होती है। 2 साल का इसका मिनिमम टाइम होता है कि आप 2 साल वहाँ पर वर्क कर सकते हो। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, फिर कंपनी आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका वो आगे एक्सटेंड करवा देती है वीज़ा, फिर आप और भी आगे काम कर सकते हैं। फैमिली आप ले जा सकते हैं, बट इसके लिए फैमिली वीज़ा के अंदर जितनी सैलरी दिखानी पड़ती है उतनी सैलरी होनी चाहिए। वैसे तो एस पास में मुश्किल है, आप फैमिली वहाँ पर नहीं ना रखे तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप
वहाँ चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं वो महंगी हैं, फैमिली आस पास में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ उनकी तरफ से तो हाँ है, मगर आपकी सैलरी होनी चाहिए कि बच्चों को वहाँ आप रख सकें। तो वहाँ पर एक बात बता दूँ, कोटा सिस्टम है। ई पास में कोटा सिस्टम नहीं होता, एस पास में कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पर परसेंट के हिसाब से एस पास फॉरेन वर्कर के लिए वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं। मेडिकल मेडिकल जो होगा वो अभी कोविड-19 की वजह से मेडिकल आपका सिंगापुर में ही होगा। मैंने ई पास में भी आपको बताया कि आपके जो अमाउंट है वो कोविड-19 की वजह से बढ़ गई है, इसकी मेडिकल की। वो यहाँ के मेडिकल को नहीं मानते हैं, वो अपने देश के मेडिकल को ही मांगते हैं। वहाँ पर आप लोगों का मेडिकल होगा, वहाँ पर आपका कोविड टेस्ट भी हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, और आपका वैक्सीन भी लग सकती है, जिसकी कॉस्ट कम से कम $2000 तक आ सकती है। तो इसलिए आप अपने पास $2 से $3000 जेब में रखें, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। बाकी आप लोगों को पता ही लग गया कि एस पास के लिए डिप्लोमा होना कंपलसरी होता है, तो वो आपके पास ज़रूरी है। एक्सपीरियंस 2 साल तक कंपलसरी है। और उसके बाद क्या है कि आप किसी भी कंट्री के हों, अगर आप सिंगापुर में काम करना चाहते हो, तो ये जो आप लोगों को मैंने बताया है टर्म्स एंड कंडीशन एस पास की, ये हर जगह पर लागू है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग है, बांग्लादेश के लिए अलग है, या और अदर कंट्री के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने बोल दिया कि एस पास के लिए ये क्वालिफिकेशन के ही वर्कर चाहिए, तो वो हर जगह पर एक ही जैसा ही है रूल, उनका रूल कभी चेंज नहीं होता है। और कोटा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोटा एस पास में ज़रूरी है। कोटा कैसे होता है कि अगर इस साल 20% कोटा निकला है, तो अगले साल 25% भी निकल सकता है, 30% भी निकल सकता है। ये कोटा सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का पहले ही ऑर्डर है कि अगर आप फॉरेनर वर्कर को बुला रहे हो वहाँ पर एस पास के लिए, तो हमारे देश में पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी 28 डेज़ के लिए। वो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखानी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जो MOM है, उसको आपने दिखानी है। फिर उसके बाद क्या, आपका कोटा देखा जाएगा। कोटे देखने के बाद फिर आपका क्या, जब आप उस कोटे के अंदर आ रहे हो और सारा आपकी क्वालिफिकेशन और डिग्रियाँ, डिप्लोमे, सर्टिफिकेट सब बिल्कुल रियल हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मगर कि कोटे में आना आपको कंपलसरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर उस कंपनी का अगर कोटा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो आपका वीज़ा वहाँ पर फंस जाएगा। दूसरी बात है, कंपनी रजिस्टर्ड जरूरी होनी चाहिए MOM के साथ। ये आपको चेक करना उनकी वेबसाइट पे जाकर है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की वेबसाइट पे जाकर चेक करना जिस कंपनी में आप जॉब भर रहे हो वो कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, आपने जॉब भर दिया, वहाँ से अगर आपको जॉब ऑफर लेटर आ गया, तो आपको वीज़ा मिलने में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनी बिल्कुल ही कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कंपनी का। कंपनी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो भी आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। इस चीज़ों का ध्यान रखना, और अप्लाई करने से पहले आप उनकी MOM की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना कि कंपनी का रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर आपको MOM की वेबसाइट नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली खोल के चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वहाँ की डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है एस पास के लिए। देखो जी, कंपल्सरी होता है पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 महीने से ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये नहीं आपका पासपोर्ट 2-3 महीने में ख़त्म हो रहा है और आप एस पास के लिए अप्लाई करते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप आने पासपोर्ट को रिन्यू करके रखिए। 10 साल की वैलिडिटी होती है, 10 साल के बाद आपका रिन्यू का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो उसको पहले ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि फिर एक दिक्कत परेशानी ना हो किसी भी कंट्री में आप वीज़ा लेने में। उसके बाद है कि कंपनी का जॉब ऑफर लेटर, ये ज़रूरी है। आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके सर्टिफिकेट में ये बताता हूँ, आपकी नंबर शीट होना बहुत ज़रूरी है भाई। 10+2 की, आपके डिप्लोमे की, आपके 10th की, जितनी भी आपने बोर्ड में की हैं उनके आप नंबर शीट जरूर रखें। नंबर शीट कंपल्सरी है, वहाँ की MOM की रिक्वायरमेंट है। मेन के नंबर शीट जरूर होने चाहिए। आपके और अदर सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और आपके करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका जो भी वो उनकी लिस्ट है उसके मुताबिक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जब आप MOM की वेबसाइट खोलोगे तो आपको वहाँ से सर्च करके देखते रहें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको मिलता रहेगा। आप चेक करके आप उनकी फ़ाइल तैयार कीजिए, और जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने वेरिफिकेशन कर लिया, पूरी कंपनी को चेक कर लिया कि MOM में बिल्कुल रजिस्टर्ड है और मैं कोटे के अंदर आऊँगा, तो आप डॉक्यूमेंट PDF बना के सॉफ्ट कॉपी में भेज दें कंपनी को। आगे कंपनी का काम है। इसका जो आपका एस पास होता है वो मैंने बता दिया कि आपका एम्प्लॉयर या कंपनी आपका एस पास आपको लेके देगी, वीज़ा लेके देगी, और उसी का ही काम है। आपने सिर्फ जिस दिन आपको एस पास वीज़ा मिल जाएगा तो आपने ट्रैवलिंग करके सिंगापुर जाना है। अभी बात आती है कि आप जॉब कैसे ढूंढोगे।
जॉब के 2 साधन हैं वहाँ पर सिंगापुर में। कौन कौन से साधन हैं, या तो खुद आप चेक करो कि सिंगापुर के जॉब पोर्टल पे जाके गूगल पर जाएं, सिंगापुर जॉब पोर्टल को ओपन करें, लिस्ट निकलेगी। पहले जो अच्छे अच्छे जॉब पोर्टल हैं उनको ओपन करके अगर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है तो फिल करके आप उनको सबमिट करा के आप चेक करें अपने ट्रेड को। वहाँ पर सर्चिंग में लिखें कि मैं टेक्नीशियन हूँ, तो कौन सा टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या प्लम्बर टेक्नीशियन, जो भी आप वहाँ पर टैप कीजिए, सर्च बटन लगाइए और उसके बाद देखिए कि आपकी कौन कौन से वैकेंसीज़ खुली हैं, कौन कौन सी कंपनी की वैकेंसीज़ हैं। उस कंपनी को लिखिए, उठाइए, वहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी नहीं करना आता तो उस कंपनी को कागज़ पे लिख लीजिए, फिर MOM की वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे वो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक कीजिए। अगर वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है तो आप वहाँ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से पहले वैकेंसीज़ को चेक कर लें कौन सी डेट की वैकेंसीज़ हैं। अगर लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं तो आप या तो नीचे उन कंपनी का मेल ID लिखा होगा HR का, या फिर वहाँ पर लिखा होगा सबमिट, तो आप वहाँ पर क्लिक करें तो आगे फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को आप भरें, ध्यान से भरें। ध्यान से भरने के बाद वहाँ पर PDF में अपना रिज्यूम या CV अपलोड कर दें, फिर उसके बाद उसको लास्ट सबमिट कर दें, तो वो कंपनी के पास चले जाएगा। कंपनी आपके रिज्यूम को चेक करेगी, चेक करने के बाद उनको लगेगा यार अच्छा है वर्कर, इसको बुला लेते हैं, तो फिर वो आगे का जो प्रोसेस है कि आपको जॉब ऑफर लेटर सेंड कर देगी। तो आपका एक 50% काम हो गया, समझ लेना। जॉब ऑफर लेटर आ गया तो समझ लेना सिंगापुर का 50% काम हो गया। अभी बचा 50% काम। भी 50% काम कौन सा है, तो जैसे ही एम्प्लॉयर और वहाँ कंपनी का कोई HR टीम से पर्सन आपके डॉक्यूमेंट लेके MOM में जाता है तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन चेक करती है। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है तो उसके बाद चेक करती है एडवर्टाइजमेंट, कि आपने अपनी कंट्री के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी, तो आपने दिखा दिया हाँ जी मैं 28 दिन एडवर्टाइजमेंट दी। फिर उसके बाद चेक करती है कोटा। कंपनी को कोटा दिखाना पड़ेगा कि हम इस कोटे के अधीन में फॉरेन वर्कर को यहाँ बुला रहे हैं, तो उनको वो कोटा चेक करेंगे, वहाँ से ओके है तो आगे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो MOM की लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करवाने हैं। उसके बाद क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहाँ जो डॉक्यूमेंट है वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट से वेरीफाई होने चाहिए। वहाँ से वेरीफाई हो गए, होने के बाद MOM में जमा हो गए। फिर MOM आपका थोड़ा सा टाइम लेती है, टाइम लेने के बाद वो आप एस पास आपको इशू कर देती है। तो अगर कोई कंपनी बोलती है कि सिंगापुर का हम आपको स्टिकर वीज़ा लगा के देंगे, तो ये बात ध्यान से देना, कभी भी किसी कंपनी का स्टिकर वीज़ा नहीं होता है, वो वीज़ा होता है। वीज़ा का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा, आपको वो सिर्फ हार्ड कॉपी में एक कागज़ पे वीज़ा मिलेगा, उसी से आप सिंगापुर में आराम से जा सकते हैं। आपका कोई पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगेगा, सिर्फ आपके जाने के लिए स्टैंप, वहाँ पर आने के लिए स्टैंप लगेगी। जैसे ही आपको यहाँ पर आपको पास वीज़ा मिलता है, फिर वहाँ आप फ्लाई करके जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपको वहाँ पर क्या है कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है बहुत तेज़ है सिंगापुर का, ध्यान रखना कभी भी। वो सिंगापुर बढ़ते ही आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, A to Z चेक करेगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉयर ने आपको भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट MOM की वेबसाइट के ऊपर चेक कर लेगा, मिला लेगा। जहाँ से उसको गड़बड़ मिलेगी, आपके नाम पे ही गड़बड़ मिल गई ना, तो आपको रिटर्न वापस कर देगा। इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ को परख के चेक करके डॉक्यूमेंट को तब आपने सिंगापुर जाना है, इतना ध्यान रखना आप। वहाँ पर आपका मेडिकल, आपके वैक्सीन आपने लगवाई है इंडिया में कि नहीं लगवाई है, उसके आपके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपका कोविड टेस्ट आप इंडिया से करवा के जा रहे हो, वो तो करवाना ही पड़ेगा इंडिया से, क्योंकि आपको बाई एयर जाना है, तो कोविड टेस्ट के बिना आप जहाज़ पे नहीं बैठ सकते। आप कोविड टेस्ट करवा के जाएं तभी आप जहाज़ पे बैठ सकते हैं। जैसे ही सिंगापुर में लैंड किए आप, वहाँ पर इमिग्रेशन वाले ने आपका कोविड टेस्ट, आपका वैक्सीन का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपकी चेक करेंगे। उसके बाद क्या है कि उनको कभी भी किसी दूसरे के मेडिकल पर भरोसा नहीं है, वो खुद मेडिकल करवाते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि $2,000 लग जाता है, इसलिए आप $2 से लेकर $3,000 तक अपनी जेब में रखें अगर अभी इस कोरोना काल के टाइम में आप जा रहे हो, क्योंकि सेकंड पार्ट कोरोना का शुरू है। मगर क्या कि हम लोगों यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मगर उनकी गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट्स है उनके हिसाब से कोरोना का सेकंड पार्ट चल रहा है, इसलिए अभी वैक्सीन पूरी तरह नहीं आई है पूरे देशों में। तो ये थोड़े से प्रोसेस हैं, ये आप लोगों को करने पड़ेंगे। सिंगापुर में अभी वर्क वीज़ा चालू है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर आप लोगों को कोई वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा, सब चालू है, वहाँ पर सब जाते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें
और इमिग्रेशन वालों से जब आप बात करोगे ना, आपकी नज़र इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है आपने, और उनके साथ तमीज़ से बात करनी है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करती तो आपको वहीं से उठा के जहाज़ में बैठा देंगे इंडिया के में, फिर आप सीधा पहुंच जाओगे इंडिया में, और फिर बाद में आप लोग कभी सिंगापुर में जा पाओगे कि नहीं पाओगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, ये मेरी एक सिंगापुर पर एस पास पर एक वीडियो थी, कौन कौन पर्सन वहाँ पर जा सकता है, और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मेरे को लिख देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी जितने लिंक हैं, आपको जॉब पोर्टल के लिंक, आपको MOM के लिंक, आप लोगों को मेरी पिछली ई-पास की वीडियो के लिंक, आपको मेरी मेल आईडी, वो आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल CV और रिज्यूम बनाने में दिक्कत आ रही है तो मेरी मेल आईडी पे आप लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को इंटरनेशनल रिज्यूम और CV बना के दे दूँगा, बट उसका मेरे को आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टीम जो है उसको मेरे को कॉस्ट पे करना पड़ता है, इसलिए आपको मेरे को कॉस्ट पे करना है, मैं आगे टीम को कॉस्ट पे करता हूँ, तो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी में बना के इंटरनेशनल रिज्यूम्स दे दूँगा। मैं तो यही बोलूँगा कि आप खुद कोशिश करें, सर्च करें गूगल पे, आप खुद बनाने की कोशिश करें तो सबसे अच्छा है। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो मेरा मेल आईडी पर रिक्वेस्ट करिए, आपको पे करिए और आपको मिल जाएगा रिज्यूम। ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, अभी मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।